हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी? बढ़िया एकदम। तो चैप्टर नंबर 4 और उसका आज एक सबसे बेहतरीन टॉपिक संधारित्र कैपेसिटर, ये आज अपन पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना, सबसे मेन चीज़ है। और इसको चालू करने से पहले लास्ट वाले वीडियो के लास्ट वाले सेगमेंट में आपको लेके चलता हूँ कुछ क्वेश्चनों के साथ। वो मैंने आपको छोड़ा था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट के अंदर एक छोटी सी डिवाइस लगी हुई होती है। और वहाँ मैंने आपको बताया था कि मान लो ये हमारे पास ट्यूबलाइट है और इस ट्यूबलाइट के ये दोनों वाले जो सिरे होते हैं, इन दोनों सिरों को कनेक्ट किया जाता है। एक इस तरीके की डिवाइस होती है, चौक जिसको अपन बोलते हैं, सेल भी इसको बोला जाता है, कंडेंसर, कैपेसिटर, इसके साथ जोड़ा जाता है। बाकी इन्हीं वायर्स के साथ जो पावर सप्लाई है वो कनेक्ट होती है। तो ये जो चीज़ है इसको अपन संधारित्र बोलते हैं। और वहाँ मैंने आपको बताया था कि इसका खास रोल ये होता है कि इसका काम केवल ट्यूबलाइट को ऑन करने का होता है। क्योंकि जब भी अपन ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं, एक बार ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है और ऑन होने के बाद में अगर आप इसको हटा लेते हो तो इसको हटा लेने के बाद में ट्यूबलाइट है वो बंद नहीं होती है। लेकिन स्विच ऑफ करके अगर वापस उसको ऑन करेंगे तो वापस वो ऑन नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका काम केवल और केवल ट्यूबलाइट को ऑन करने का है। तो फिर ऐसा क्या है इसमें? सेम ऐसे ही पंखे के अंदर सेल जिसको अपन बोलते हैं व्हाइट कलर का होता है, बेलनाकार, वो लगा होता है। कूलर की मोटर के अंदर लगा होता है, आपके जो पानी भरने वाली मोटर है उसकी, यानी जितनी भी जो मोटर जो एसी से चलती हैं, प्रत्यावर्ती धारा से चलती हैं, उनके अंदर वो डिवाइस है वो लगी हुई होती है। अब ऐसी स्थिति में ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को अपन बोलते हैं संधारित्र। अगर आप पंखे वाले के ऊपर ये सेल इस तरीके का होता है और अगर आप उसके ऊपर देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट से लेके 230 वोल्ट एसी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल जिसको अपन बोलते हैं, इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि ये लगभग 220 से लेके 230 वोल्टेज को इकट्ठा कर सकता है। अब पहला प्रश्न ये आता है कि एक तो होती है बैटरी। अब देखो, सेल इसका काम है आवेश को इकट्ठा करना। ये मैं कह रहा हूं कि इतने वोल्टेज को ये इकट्ठा कर सकता है। अब मैं बात करूं बैटरी की, कौन सी बैटरी जो अपने घरों में काम में लेते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए इन्वर्टर वाली बैटरी ले लें, तो इन्वर्टर वाली बैटरी से अपन घर की सारी चीज़ें वो काम चला सकते हैं। लाइट है वो चला सकते हैं, पंखे कूलर वगैरह चला सकते हैं। उस बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो वो जो बैटरी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 वोल्ट की होती है। कितने की बच्चों? 12 वोल्ट की। और उस बैटरी को चार्ज होने में लगभग 4-5 घंटे लगते हैं और 4-5 घंटे चार्ज होने के बाद में लगभग वो 1 दिन तक तो काम दे देती है, 24 घंटे तक वो काम दे देती है। कितने रुपए की आती है? 10,000 रुपए की आसपास की आती है वो बैटरी। अब यहां ये जो सेल है, मैं कह रहा हूं इस सेल के पास कितना वोल्टेज इकट्ठा करने की कैपेसिटी है? ये 220 वोल्टेज एसी इकट्ठा कर सकता है। 220 वोल्ट एसी इकट्ठा कर सकता है। कितने रुपए का आता है भाई? 20 रुपए का, 25 रुपए का। तो फिर 12 वोल्ट वाली बैटरी जिसके 10,000 रुपए अपन देते हैं तो वो इतनी कॉस्टली आती है। मैं कह रहा हूं ये सेल 220 वोल्टेज इकट्ठा कर सकता है। तो फिर प्रश्न ये आता है कि उस बैटरी की जगह इस सेल को ही काम में क्यों नहीं ले सकते अपन? इस सेल से पंखे क्यों नहीं चला सकते? इससे बल्ब है वो क्यों नहीं जला सकते, जबकि इसके पास 220 वोल्ट होते हैं? और बच्चों होते हैं। अगर आपको चेक करना है कि वो सेल जिसको आप सेल बोलते हो, कैपेसिटर, सही है या नहीं है, क्या करते हैं? तो उसको इसके दोनों वायर जो होते हैं वो प्लग में डालते हैं, बाहर निकालते हैं, दोनों वायर को आपस में टच करवाते हैं। अगर चटर चटर स्पार्किंग होती है तो इसका मतलब तो सही है, और अगर स्पार्किंग नहीं हो रही है इसका मतलब सही नहीं है। तो जब अपन इसको अंदर डालते हैं, पिन के अंदर डालते हैं, तो ये चार्ज हो जाता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि इससे हम बल्ब क्यों नहीं जला सकते? वो 20 रुपए की चीज है तो उससे हम बल्ब क्यों नहीं जला सकते जबकि उसके पास 220 वोल्ट होते हैं? आंसर बताऊं? बैटरी को चार्ज होने में लगभग 4-5 घंटे लगते हैं, डिस्चार्ज होने में भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगता है उसको डिस्चार्ज होने में। इसको भैया चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड से भी कम टाइम में ये चार्ज हो जाता है। और डिस्चार्ज कितनी देर में होता है? उतने ही टाइम में ये वापस डिस्चार्ज हो जाता है। 1 सेकंड से कम टाइम में ये वापस डिस्चार्ज हो जाता है। तो अब बताओ, क्या बैटरी की जगह इसको काम में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो फिर उस चीज का यहां क्या रोल है? ट्यूबलाइट में हम उसको क्यों लगाते हैं, पंखे में हम उसको क्यों लगाते हैं? और जो चीज केवल 1 सेकंड तक नहीं चल सकती उसका ट्यूबलाइट में क्या काम है? देखो समझो, किसी भी ट्यूबलाइट को ऑन करने के लिए
हमें कम से कम इतना वोल्टेज चाहिए, 400 वोल्टेज चाहिए। अब प्रश्न ये आता है, ये 400 वोल्टेज हम उसको कहां से देंगे? घरों में तो 220 ही आते हैं, तो फिर इसको 400 कहां से दोगे? तो इसको 400 देने के लिए ही हमने ये क्या लगाया है, कैपेसिटर लगाया है। ये हो जाएगा जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं। अच्छा, एक चीज नोटिस की होगी आपने, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब का जैसे ही स्विच ऑन करोगे बल्ब ऑन हो जाता है। ट्यूबलाइट का जब आप स्विच ऑन करते हो, कभी भी स्विच ऑन करते ही ट्यूबलाइट ऑन नहीं होती। क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लेती है ऑन होने में। तो वो जो ट्यूबलाइट है वो थोड़ा सा टाइम लेती है ऑन होने में, और उसके बाद में वो क्या होती है, ऑन होती है। अब और अगर मान लीजिए ट्यूबलाइट थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, तो ट्यूबलाइट थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो वो फिर उसके बाद में थोड़ा सा जो टाइम लेके उसके बाद में वो क्या होती है, ऑन होती है। देखा हो ना आपने, फचक फचक करती है, तो वहां पर उस स्थिति में वो थोड़ी देर बाद में जाके ऑन होती है। कारण क्या है? कारण ये है, कितना वोल्टेज चाहिए ट्यूबलाइट को ऑन होने में? 400। हमने कितने दिए इधर से? 220 या लगभग 200 वोल्ट। सबसे पहले ये 220 वोल्ट किसके पास जाते हैं? इसके पास जाते हैं, कैपेसिटर के पास जाते हैं। इतने में कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। फिर जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इधर से 200 तो अपने दे ही रहे हैं ट्यूबलाइट को, ये अपने 200 वोल्टेज भी ट्यूबलाइट को दे देता है। और जैसे ही ये 200 वोल्टेज ट्यूबलाइट को दे देगा, कितने मिल गए ट्यूबलाइट को? 400। जैसे ही ट्यूबलाइट को 400 वोल्ट मिले, उसके दोनों सिरों पर क्या होती है बच्चों? स्पार्किंग होती है। एक विद्युत डिस्चार्ज उस नली के अंदर उत्पन्न होता है, और उसके कारण वो जो ट्यूबलाइट है उसके अंदर जो गैस है, उस गैस के अणु क्या हो जाते हैं, आयनित होते हैं, और आयनित होने के बाद में वो अणु चमकने लगते हैं, जिसके कारण ट्यूबलाइट है वो काम करती है। तो वहां तो ट्यूबलाइट में तो उसका काम है ये ट्यूबलाइट को 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए लगभग 200 वोल्टेज उपलब्ध करवाता है। फिर अगर मैं बात करूं पंखे की, कि पंखे में हम ये सेल क्यों लगाते हैं, कैपेसिटर है वो क्यों लगाते हैं, वहां इसका क्या रोल है? देखो बच्चों, अगर अपन बात करें पंखे की, तो पंखे में कौन सी धारा जारी है? एसी, प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रवाहित हो रही है। और पंखा कैसे काम करता है? पंखा काम करता है कि पंखे के अंदर मोटर होती है। मोटर जो होती है वो तांबे के पतले पतले तारों को आपस में लपेट कर और फिर मोटर बांधी जाती है। जैसे ही उन मोटर में हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो किसी भी तार में धारा प्रवाहित करने पर वो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वो जो मोटर है, उस मोटर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। वो चुंबकीय क्षेत्र फिर क्या लगाता है? बल आघूर्ण लगाता है। बल आघूर्ण क्या है? किसी चीज को घूर्णन करवाने के लिए जो बल रिक्वायर्ड होता है, तो उस बल आघूर्ण के कारण वो पंखा क्या करता है? रोटेट करता है। अब आगे चुंबक वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कि अगर हम आई की डायरेक्शन चेंज कर दें, धारा की दिशा यदि हम परिवर्तित कर दें, तो बच्चों बी की दिशा बदल जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। अब देखो, मैं कह रहा हूं कि हमारे घरों में ये वाली लाइट आती है, एसी आती है, और ये जो एसी आती है ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज। आवृत्ति 50 हर्ट्ज होने का मतलब ये 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे करती है? 50। इसका मतलब 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव होती है और 1 सेकंड में 50 बार नेगेटिव होती है। यहाँ 1 चक्कर पूरा हो गया, यहाँ 2 चक्कर पूरे हो गए, यहाँ 3 चक्कर पूरे हो गए। तो 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव। सबसे पहले किस में गई? पॉजिटिव में। फिर क्या होगा? नेगेटिव में। जब ये पॉजिटिव में जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए जिस भी डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है वो बल आघूर्ण लगा रहा है ऐसे क्लॉकवाइज। जैसे ही फिर ये नेगेटिव में गई तो अब चुंबकीय क्षेत्र बल आघूर्ण लगा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्ट बिना कैपेसिटर के अगर डायरेक्ट ये धारा आप पंखे को दोगे, तो पंखे को 1 सेकंड में 50 बार तो घूमना पड़ेगा क्लॉकवाइज और 50 बार घूमना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। पॉसिबल है क्या? नहीं है। अरे एक चीज 50 बार पॉजिटिव, 50 बार क्लॉकवाइज, 50 बार नेगेटिव, फिर 50 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो वो जो चीज है वो 1 सेकंड में 50 बार ऐसे रोटेट नहीं कर सकती। उसका जो जड़त्व है वो जड़त्व उसको ऐसा करने नहीं देगा। तो फाइनली बिना सेल के पंखा नहीं चलेगा। तो फिर सेल क्यों हमने लगाया? हमने सेल वहां पे इसलिए लगाया है ताकि ये वो कभी उसको माइनस में जाने ही ना दे। उस पंखे को लगातार एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट उसमें प्रवाहित होती रहे, ताकि एक ही डायरेक्शन में बल आघूर्ण उसको मिलता रहे। इस कारण हम उसमें क्या लगाते हैं? कैपेसिटर। चलो ये तो चीज हो गई कहां पर इसका क्या उपयोग होता है। अब प्रश्न ये है, हमें ये चीज जानना है इसमें ऐसा क्या होता है भाई कि ये 220 वोल्ट इकट्ठा कर लेता है।
मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कैपेसिटर नहीं होता, अगर संधारित्र नहीं होता, तो हर ट्यूबलाइट को जलाने के लिए उसके नीचे बड़े बड़े गोले लटकाने पड़ते हैं अपने को, चालक, ताकि उस ट्यूबलाइट को हम 400 वोल्टेज उपलब्ध करवा सकें। तो फिर कैपेसिटर के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो 220, ज्यादा का भी होता है, ये तो 220 वोल्ट मैं सबसे छोटा बता रहा हूं आपको, इससे कम के भी होते हैं, कि वो 220 वोल्टेज एसी को इकट्ठा कर सकता है। ये चीज अपने को जाननी है। कहने का मतलब उस छोटी सी डब्बी के अंदर ऐसा क्या है कि उसके कारण वो इतना आवेश इकट्ठा कर सकता है, उस चीज को अपन समझते हैं। अब मैं बात करता हूं धारिता की। हमें क्या करना है, कोई चालक ज्यादा से ज्यादा आवेश इकट्ठा कर सके, वही तो हम चाह रहे हैं। तो उसके लिए कहने का मतलब हम उस चालक की धारिता बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या क्या उपाय है आपके पास? पहली बात तो देखें, धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q बटा V। तो Q और V को चेंज करके हम C का मान नहीं बदल सकते, पहले बता चुका हूं। हाँ, वस्तु का आकार बढ़ाकर आप उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। उस वस्तु के चारों ओर अगर माध्यम भर दिया जाए तो धारिता का मान बढ़ा सकते हैं, वो भी इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। फिर प्रश्न आता है कि और क्या तरीका है हमारे पास कि हम किसी चालक की धारिता का मान ज्यादा से ज्यादा कर सकें। देखो, इस चीज को समझने के लिए मान लो मेरे पास एक चालक वस्तु है, ये मेरे पास एक चालक वस्तु है ए, कोई भी प्लेट ले ली एक, कैसी है बच्चों? धनावेशित है। तो ये एक धनावेशित प्लेट है ए, मैं चाहता हूं इसके लिए किसका मान बढ़ाना? C का मान बढ़ाना, धारिता का मान बढ़ाना। क्या इस पर आवेश के मान को बढ़ाकर इसकी धारिता बढ़ा सकते हैं? नहीं। क्या इसका आकार बढ़ा के धारिता बढ़ा सकते हैं? हाँ, लेकिन ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। क्या इसके चारों ओर माध्यम भर के धारिता बढ़ाई जा सकती है? बढ़ा सकते हैं, ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। अब देखो, मैं क्या करूं, एक दूसरी प्लेट ले लूं B। ये एक दूसरी प्लेट है, कैसी है? चालक है, उदासीन है, अभी वर्तमान में इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। क्या होगा बच्चों? प्रेरण। प्रेरण के कारण प्लेट B के बाएं भाग में कैसा आवेश आएगा? नेगेटिव, क्योंकि वो प्लेट A के समीप रखी है। और B के दाहिने भाग में कैसा आवेश आएगा? पॉजिटिव। अब पहले इस पर मान लो Q आवेश था, हमने प्लेट B को वहां रखा, इधर माइनस आया, इधर प्लस आया। पहला प्रश्न, क्या इसके आवेश पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पहले पाठ में पढ़ चुके हैं कि प्रेरण प्रक्रिया में इस वस्तु के आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, ये चीज तो हो गई बच्चों नियत, ये चीज तो हो गई नियत। फॉर्मूला याद रखना, C बराबर Q अपॉन V। हम C को बढ़ाना चाह रहे हैं। एक काम तो ये कर लिया, इसको तो कर लिया हमने नियत। अब बात कर लें अपने V की। विभव देखो, प्लेट B के इधर जो माइनस आया प्रेरण के कारण, इस वाली वस्तु के कारण, ये जो माइनस आया है ये प्लेट A के विभव को कम कर देगा। किसके विभव को कम करेगा? A के। प्लेट A के विभव को कम कर देगा। क्यों करेगा? विभव की परिभाषा, अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात विभव कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में V बराबर W बटा Q0। अब ऐसे देखो बच्चों, हम पहले एक बार ये मान लें कि इधर इस प्लेट पर कोई आवेश नहीं है, मैं इस जगह पे विभव कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। क्या करेंगे? अनंत से एक धनावेश को कहां ला रहे हैं? बिंदु A तक ला रहे हैं। तो बिंदु A तक लाने में मैंने मान लो 50 जूल का कार्य किया। क्या हुआ? इधर सामने प्लस था, प्लस के पास आप प्लस को लेकर आए तो प्रतिकर्षण होगा, और उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध मान लो 50 जूल का कार्य किया। अब इधर ये दूसरी प्लेट रखी थी और इस दूसरी प्लेट के लेफ्ट साइड में कैसा आवेश था बच्चों? नेगेटिव, माइनस था ना। अब देखो, दोबारा से उसी आवेश को अनंत से यहां तक लेकर आना है। ये बताओ 50 जूल से ज्यादा काम करना पड़ेगा कि 50 से कम करना पड़ेगा? अब थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्यों? इस प्लेट B के बाएं भाग में जो माइनस है वो थोड़ी हेल्प करेगा अपनी, क्योंकि जिसको ला रहे हैं वो प्लस का है, इधर माइनस है, तो थोड़ा सा आकर्षण होगा, हमें कम जोर आएगा, 50 जूल से कम कार्य करना पड़ेगा। कम कार्य करना पड़ेगा मतलब W कम होगा, तो V ऑटोमेटिकली क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। कि अगर इस प्लेट के इधर लेफ्ट साइड में माइनस है तो उससे प्लेट A के विभव में कमी हो जाएगी, लेकिन इधर देखो प्लस भी तो है,
ये धनावेश भी तो था। तो ये जितना अपनी हेल्प कर रहा है ये उतना ही तो उसका विरोध कर रहा है। कहने का मतलब प्लेट बी के बाएं पृष्ठ पर उपस्थित ऋणावेश विभव को कम करता है, लेकिन उधर उपस्थित धनावेश उस विभव को दोबारा बढ़ा देता। बात तो वो की वही रह गई। हुआ क्या? विभव कम नहीं हुआ। किसको गायब करना पड़ेगा? प्लस को गायब करना पड़ेगा। प्लस को गायब करने के लिए क्या करोगे? जोड़ दो पृथ्वी से। प्लेट बी के दाहिने भाग को पृथ्वी से जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? दाहिने भाग का सारा प्लस बच्चों किस में चला जाएगा? पृथ्वी में। हम उसकी ग्राउंडिंग कर देंगे, उसकी अर्थिंग कर देंगे। सारा का सारा प्लस किस में चला गया? पृथ्वी में। प्लस पृथ्वी में गया मतलब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आए हैं, वो इलेक्ट्रॉनों ने उस प्लस को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। अब क्या हुआ? आवेश पहले से नियत था, प्लेट ए का विभव कम हो गया, Q नियत हो गया, V कम हो गया, तो C का मान बढ़ गया। और यही है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र क्या है? यही है संधारित्र। इसी जोड़े को, इसी युग्म को, इसी पेयर को हम क्या कहते हैं? संधारित्र। क्या है उसमें? दो प्लेटें होती हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज। और ऐसे में इनकी धारिता बढ़ाने के लिए क्या हमने इनका आकार बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। क्या हमने इनका आयतन बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। तो देखो परिभाषा, दो विपरीत आवेशित चालक प्लेटों का युग्म जिसमें आकार व आयतन बढ़ाए बिना धारिता का मान बढ़ाया जाता है, क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। एक प्लेट होती है, वो किससे कनेक्ट होती है? ग्राउंड से कनेक्ट होती है। ध्यान रखना, एक प्लेट होती है, वो किससे कनेक्ट होती है? ग्राउंड से कनेक्ट होती है। अब आप बोलोगे कि साहब जो पंखे में हमने जोड़ रखी है, सेल जोड़ रखा, कूलर में जोड़ रखा है, वो तो है ही नहीं ग्राउंड से कनेक्ट। ट्यूबलाइट में जो हमने सेल लगा रखा उसमें कहां ग्राउंड से कनेक्ट है? याद करो, विभव वाले में मैंने आपको बताया था घरों में दो तार आते हैं, एक तार हमेशा किससे जुड़ा होता है? पृथ्वी से जुड़ा होता है। तो वो कैपेसिटर है, उसको अपन क्या बोलेंगे? संधारित्र बोलेंगे। फिर अपने से पूछा जाएगा संधारित्र का सिद्धांत क्या है? ये जो मैंने पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया है वही संधारित्र का सिद्धांत है। कैपेसिटर इसी चीज पे वर्क करता है। क्या? किसी चालक के आवेश को नियत रखकर उसके विभव में कमी करके किसका मान बढ़ाना? धारिता का मान बढ़ाना क्या कहलाता है? संधारित्र का सिद्धांत। एक बार शॉर्ट में दोबारा देख लो कि हम धारिता का मान कैसे बढ़ाते हैं। प्लेट ए लेंगे, कैसी होगी? पॉजिटिव। उसके समीप में एक उदासीन चालक प्लेट बी रखेंगे। प्रेरण के कारण बी के आंतरिक पृष्ठ पे ऋणावेश और बाह्य पृष्ठ पर धनावेश। प्लेट बी के बाएं भाग में उपस्थित ऋणावेश इसके विभव में कमी करता है, लेकिन दाहिने भाग में उपस्थित धनावेश उस विभव को दोबारा बढ़ा देता है। दाहिने भाग को किससे कनेक्ट कर देंगे? पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे। सारा का सारा प्लस किस में चला जाएगा? पृथ्वी में। इस प्लेट का आवेश नियत हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा और उससे C का मान बढ़ जाएगा। तो यह है कैपेसिटर, ऐसे वर्क करता है संधारित्र। इसके बाद का अपन लेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। थैंक यू।